जोहार दोस्तों। आज हम 2023-24 के मैट्रिक में जो परीक्षा देंगे उनके लिए आज एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो नागरिक शास्त्र का है उसको लेके आए हैं आपके बीच में। और आज हमारा ये जो पहला वीडियो है वो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के रिलेटेड है उसी के। ठीक है, तो आज सोच रहे हो कुछ नया ही रहेगा नए रूप में। तो नए बैच है तो नए रूप नए रंग सभी के साथ आज शुरुआत करते हैं। तो आपका स्वागत है एमजेड क्लासेस में। और अगर आप नए वाले हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नया से नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे मेहनत को साथ दे सकते हैं। तो चलिए, आज जो हम नया चैप्टर आपके बीच में लेके आए हैं उसको आज शुरू करता है। तो कौन सा चैप्टर है तो देखते हैं पहले नागरिक शास्त्र का। देखिए क्या है चैप्टर का नाम, सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग। ठीक है, आज सोच रहे हैं तो कुछ झारखंडी गेटअप में ही पढ़ाना चाहिए, झारखंड के बच्चों का बात है। तो चलिए, आज तो पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी होता क्या है? तो बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट होता है कि सत्ता की साझेदारी होता क्या है। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है? तो सत्ता की साझेदारी हम क्या बोलेंगे कि जब किसी भी सरकार या शासन के सत्ता में जब साझेदार बनाया जाए, क्या हो कि शासन के शक्तियों का बंटवारा हो, मतलब उसको बांटा जा सके किसके किसके बीच में, जो शासन करता है और जनता के बीच में, नागरिक और सरकार के बीच में जब शक्तियों का बंटवारा रहता है कि कुछ शक्तियां सरकार को भी और कुछ शक्तियां नागरिक को भी, ताकि सरकार भी अपने अनुरूप अपने शक्ति के अनुरूप ही कार्य कर सके, अपनी शक्ति से बढ़कर ना कर सके, जनता भी अपनी शक्ति के दायरे में ही कार्य करे और और सवाल और जो भी होता है आप उससे विश्लेषण बोलिए, आलोचना वो कर सके। ठीक है, तो चलिए आप समझ गए कि जब सत्ता या शासन में शक्तियों का बंटवारा शासन और नागरिक के बीच में होता है, जिसे क्या कहेंगे, सत्ता की साझेदारी। अब चलिए हम लोग मेन अपने टॉपिक पे आते हैं, पावर शेयरिंग में होता क्या है। तो पावर शेयरिंग में तो हम बता दिए, लेकिन जब हम पावर शेयरिंग पढ़ेंगे तो दो देशों के बारे में जरूर पढ़ेंगे। पहली देश है वो है बेल्जियम और दूसरा देश है वो श्रीलंका। आखिर क्यों पढ़ेंगे? तो बेल्जियम में शासन था, बेल्जियम में शासन क्या होता था, दो दो धड़ों दो जातियों के बीच में था। अब कैसा था, तो बेल्जियम एक छोटा सा देश है, जो हमारा राज्य है, जो भारत का जो राज्य है हरियाणा, उसके क्षेत्रफल से भी कम था। ठीक है, उसके आबादी से भी उसकी आबादी अधिक नहीं थी, आधी थी। तो इस तरह के देश में जातियों का बनावट बहुत ही जटिल था, बहुत दिक्कत, बहुत प्रॉब्लम, बहुत कठिन था। अब जैसे कैसे देखिए, हमारे देश में भी कितने अधिक जातियां हैं, लेकिन संविधान ने हर जातियों के लिए एक अलग व्यवस्था तैयार किया, अलग तौर तरीका तैयार किया। इसी तरह से बेल्जियम में क्या नहीं था क्या था। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ब्लैक बोर्ड में हम सारा पॉइंट वाइज आपको पूरा दिखा दिया। तो पहली बात करेंगे बेल्जियम की, उसके बाद हम बात करेंगे श्रीलंका की। ठीक है, तो हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बात करेंगे। पहला पार्ट में बेल्जियम का, दूसरी पार्ट में श्रीलंका का, तीसरे पार्ट में इसका निष्कर्ष, कंक्लूजन जो भी होगा कि कौन सा देश में सत्ता का क्या साझेदारी हुआ नहीं हुआ, किस देश ने इसको अपनाया नहीं हुआ, किसे हानि हुई किसे फायदा हुआ। चलिए अब बताते हैं। चलिए देखिए, तो हम पहले बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं। तो बेल्जियम में बेसिकली है क्या, देखिए बेल्जियम, इसकी राजधानी है क्या है, राजधानी है ब्रुसेल्स। ठीक है, अब ब्रुसेल्स राजधानी है। अब इसकी सीमाएं देखिए, बॉर्डर, इसकी बॉर्डर किस किस से लगती है ये भी जानना चाहिए आपको। देखिए, तो इसकी जो बॉर्डर है आपका वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। यानी अगर हम अपने देश के बॉर्डर की बात करते हैं तो कैसे बात करेंगे, जैसे कि बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान से भी टच करता है मान के चलिए। ठीक है, नेपाल से है, भूटान से है, समुद्री मार्ग के छोड़ देखा जाए तो श्रीलंका से। तो ये हमारे बॉर्डर, तो उसी तरह से देखते हैं कि सीमाएं यानी बॉर्डर। तो बेल्जियम की सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग को छूती थी। ठीक है, टच, कोई दिक्कत नहीं आता, पूरा समझ गए हम। चलिए आगे। अब ये आबादी, पॉपुलेशन क्या था, तो इनकी आबादी हरियाणा की आबादी के आधी, आधी यानी 1 करोड़ से अधिक। तो अगर हरियाणा की आबादी 2 करोड़ है तो बेल्जियम की आबादी 1 करोड़, यानी हरियाणा के पॉपुलेशन से भी आधी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट वाइज। जातीय बनावट, ये जो जातीय बनावट है बहुत कॉम्प्लेक्स था। कैसा था, जटिल था। क्या था, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल था। तो ये जो कास्ट सिस्टम था यानी कास्टिज्म था, ये जो कास्ट सिस्टम था बेल्जियम में,
तो बेल्जियम का कास्ट सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स था, यानी कि जटिल, बहुत ही कठिन था। कैसा? दिक्कत वाला, बोले टेंशन कैसा था? तो एक जो इलाका था, एक ऐसा क्षेत्र था, जगह फ्लैमिश, क्या इलाका था? फ्लैमिश। तो जितने इलाके मतलब फ्लैमिश इलाके में जितने भी क्षेत्र आते थे, जो जो स्थान फ्लैमिश वाले जगह में आता था, उसमें क्या था? उसके उसमें 59% डच बोलते थे। यानी कि बेल्जियम का 59% लोग डच बोलता था, और उन डच बोलने वाले इलाके को फ्लैमिश रीजन, फ्लैमिश इलाका कहते थे। चलिए, दूसरा आपका इलाका नंबर 2, वेलोनिया। तो बेल्जियम का एक दूसरा इलाका जिसका नाम था वेलोनिया, और वेलोनिया में जितने भी डच ने, जितने भी फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, उनको हम लोग क्या कहेंगे? जितने भी फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, उनको कहते थे हम लोग वेलोनिया क्षेत्र। जितने भी फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते थे, निवास करते थे, उन क्षेत्र को कहते थे वेलोनिया क्षेत्र। और वहां की आबादी में 40% लोग फ्रेंच बोलते थे। यानी वेलोनिया क्षेत्र में जो 40% लोग जो फ्रेंच बोलते थे, वो वेलोनिया क्षेत्र में निवास रखते थे। तो 59 और 40 को मिला दिया जाए तो आपका होता है कितना? 99। तो शेष जो बचा वो 1%, 1% बिन पेंद्री का लोटा था, जिसे हम लोग बोलते हैं जर्मनी। क्या? बिन पेंद्री का लोटा 1%। अब जिसकी अल्पमत है, माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, तो ये सबसे छोटा अल्पसंख्यक 1% जर्मन बोलते थे। चलिए, आप यहाँ तक समझ गए। हम लोग क्या करेंगे? एनसीईआरटी का पार्ट बाय पार्ट एकदम पॉइंट वाइज पढ़ते चलेंगे। चलिए, यहाँ तक हम लोग समझ जाते हैं। अब चलिए दूसरा, अब हम बोलते हैं राजधानी। राजधानी थी बेल्जियम की ब्रुसेल्स। अब राजधानी में थोड़ा सा परेशानी था। क्या? तो ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वाले 80% थे, और डच बोलने वाले 20% थे। यानी इसका पहले मतलब समझिए आप लोग कि ये था क्या। कहने का मतलब, अगर हमारा झारखंड राज्य है, वहां पे अगर देखा जाए तो जो नागपुरी बोलने वाले हैं, वो है 59%। पूरे झारखंड में जितने लोग नागपुरी बोलते हैं, देहाती बोलते हैं, वो है 59%, यानी 59%। और जो हिंदी वाले लोग हैं, वो बोलते हैं 40%। और जो 1% है, मान के चलिए जो बिहार से अलग हुए तो भोजपुरी बोलने वाले हैं, मान के चलिए। तो जो 40% लोग हैं, वो तो हिंदी बोलते हैं। लेकिन जब हम राजधानी रांची में आते हैं, तो राजधानी रांची में हिंदी बोलने वाले की तादाद, जनसंख्या देहाती यानी नागपुरी बोलने वालों से अधिक है। यानी कि रांची में 80% लोग हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि व्यापार का जगह है, और 20% लोग नागपुरी देहाती में। समझ गए? अब हम आपको बताते कि ब्रुसेल्स में फ्रेंच 80% और डच 20%। समझ गए होंगे एग्जाम्पल के साथ। चलिए, अब मजबूत। तो मजबूत कौन था? तो डच था। क्यों फ्रेंच था। क्यों मजबूत था फ्रेंच? क्योंकि पहली बात, उसको एक पहला जो मिलता है एक एडवांटेज, जो पहली जो उसकी बोलिएगा फायदामंद, कि वो राजधानी में निवास करते थे, और उनकी अधिकतम जनसंख्या राजधानी में थी। लेकिन देखिए क्यों, कहने का मतलब अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर है। कहने का मतलब देखिए, जो अल्पसंख्यक फ्रेंच है, यहाँ पे देखिए मेजोरिटी वाले लोग मजबूत होते हैं, लेकिन यहाँ माइनॉरिटी ही मजबूत है। कैसे? तो देखिए, जो माइनॉरिटी है, अल्पमत, जिनकी संख्या कम है, वो क्या है? वो फ्रेंच है। तुलनात्मक, तुलना, कंपैरिजन में किससे? तो डच से अगर कंपैरिजन किया जाए, तो वो समृद्ध, डेवलप, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल है। यानी कि वो एक तो डेवलप भी है, समृद्ध भी है, और ताकतवर, मजबूत भी है। किनसे? तो डच वालों से। यानी डच वालों से मजबूत फ्रेंच है। कैसे? क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित भी है, और अमीर भी है, उनके पास पैसा, धन दौलत, ठीक है, धन, कैपिटलिज्म उसी को पलते हैं, तो उनका पास धन दौलत सभी है, और वो मजबूत है हर रूप से। अब देखिए डच, लेकिन जब डच, आखिर कोई तो, अब इसका एक बेनिफिट इसको मिल गया। अब लेकिन डच, जब डच की आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने के बाद, जब डच वालों का भी इकोनॉमिक पावर, जो पहले जो गरीब हुआ करते होंगे या कमजोर थे, अब वो भी जब उनका आर्थिक विकास थोड़ा मजबूत हुआ, तो मजबूत होने के बाद जब देखा जाए उनको, और शिक्षा, एजुकेशन जब उन लोग को मिला, शिक्षा मिला, जब वो पढ़े लिखे, तो उनका इकोनॉमिक
कंडीशन सुधर गया, आर्थिक स्थिति सुधर गया और उन्हें एक बात का ख्याल हुआ कि और अब उसी के बाद क्या हुआ, उनमें नाराजगी आ गई कि हमारा आबादी डचों की जनसंख्या अधिक है बेल्जियम में, किंतु फ्रेंच कैसे शासन कर सकते हैं। ठीक है, यही नाराजगी थी। इसका कारण तनाव, टेंशन इनके बीच में क्यों था। तो 1950 टू 1960 1950 से 1950 1960 में टेंशन यानी कि तनाव पैदा शुरू हो गया इन दो कम्युनिटीज में, दो सिस्टम, दो जो कास्ट या दो जाति है उनमें, किनमें, फ्रेंच और डच में तनाव पैदा शुरू हो गया 1950 से 60 में। चलिए, इसका मेन कारण क्या था, तो बोलते हैं कि डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत थे। देखा जाए डच बोलने वालों की जनसंख्या बेल्जियम में फ्रेंच बोलने वालों की जनसंख्या से अधिक थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट, जो कमजोर स्थिति था फ्रेंच, उस क्या था, तो डच वाले एक तो शुरू से आर्थिक स्थिति, उन लोग का जो पैसे की कमी थी, वो गरीब में थे और उनका जो शिक्षा का स्तर था वो फ्रेंच से कम था, और फ्रेंच वाले शिक्षा में भी अव्वल थे और धन दौलत में भी अव्वल थे। इसी कारण क्या था कि वो शासन करते थे और ये शासन नहीं कर पाते थे। तो ये था आज का पहला टॉपिक का पहला वीडियो। तो पार्ट 1 हम आपके सामने लेकर आते हैं और पार्ट 2 भी हम लेकर आएंगे और पार्ट 3 भी हम लेकर आएंगे। तो पार्ट 1 को पढ़िए और कमेंट कीजिए आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, तो उसको हम कमेंट में आपको बताएंगे। ठीक है, हम वीडियो में। तो दूसरा जो मेन, अब दूसरा जो स्टोरी है वो श्रीलंका का स्टोरी है। तो श्रीलंका के स्टोरी को भी हम आपको जरूर बताएंगे, वीडियो में बने रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। नेक्स्ट आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज थोड़ा सा कमेंट अपना राय दें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए रंग के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय झारखंड।